अभी जिस मेहमान का जिक्र मैं यहां पर करने वाली हूं, जो खास मेहमान, उनका देखिए जितना बड़ा नाम है, कहा जाता है कि विवादों से भी उनका उतना ही बड़ा नाता रहा है। रामचरितमानस को लेकर जो एक विवाद पूरे देश भर में छिड़ा हुआ है, उस विवाद को तूल देने का कहीं ना कहीं इन पर आरोप भी लगता रहा है। बाबा बागेश्वर धाम की अगर बात करें तो उन पर भी सवाल है इनके, क्योंकि भरोसा नहीं करते। यहां तक कह देते हैं कि अगर वाकई ऐसा कुछ है तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। तो ऐसे तमाम विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले, पहले बीजेपी में रहे और अब समाजवादी पार्टी के महासचिव के तौर पर जाने जाते हैं, मैं बात कर रही हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, और जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं आपको यहां मंच पर आमंत्रित करती हूं, प्लीज आइए। और इस मंच को संचालित करेंगी मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत, प्लीज आइए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सवालों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आपका ताज तक का सफर ठीक रहा? जी, आप जहां से निकले, जहां पहुंचे, सफर आपका बढ़िया था? हर सफर अच्छा ही होता है। स्वामी सनातनी नाम, प्रसाद सनातनी नाम, मौर्य सनातनी नाम, लेकिन बयान सनातन के विरोध में बहुत नाइंसाफी है। रूबिया जी, पहली बात तो नाम नाम होता है, नाम को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। और रही बात मैं विवाद पैदा नहीं करता, बल्कि विवाद की समस्या का रास्ता निकालने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। हमारा भारतीय संविधान भी पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष देश की आधार पर आधारित है, और इसीलिए जब हमारा देश पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष है, तो स्वाभाविक रूप से सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना हम सबका संवैधानिक कर्तव्य है। पर स्वामी जी, आप बाकी धर्मों का सम्मान तो करते हैं, लेकिन आप पर यह आरोप लगता है कि आप सनातन धर्म का सम्मान नहीं करते हैं। आपको मानने वाले, चाहने वाले रामचरितमानस की चौपाइयां, उसकी प्रतियां फाड़कर जला देते हैं। आपका दिल तब क्यों नहीं दुखता है? रूबिया जी, हवा हवाई आरोप कभी भी सत्य के आधार नहीं बनते। दफ्ती में लिखा हुआ स्लोगन जलाना रामचरितमानस की प्रतिलिपि जलाना नहीं होता, क्योंकि जब सरकार द्वेष भावना से काम करती है तो अपने तौर तरीके से हर चीज को परिभाषित करती है। केस अगर दर्ज होना है तो पृष्ठभूमि भी तैयार करती है, और सही मायने में हमने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर, जिससे इस देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े के अपमानित होने का आधार बनता है, चौपाइयों के कुछ हिस्से से इस बड़े समूह को नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने की बात की जाती है, तो हमने तो इसमें मात्र संशोधन करने की मांग की, और यदि संशोधन नहीं होता तो इन अपमानित करने वाली टिप्पणियों को प्रतिबंधित करने की बात की।
हमने पूरे रामचरितमानस को कटघरे में नहीं खड़ा किया। स्वामी जी, आप जिन चौपाइयों की बात कर रहे हैं, एबीपी न्यूज ने बहुत से शोज उस पर किए, बहुत से साधु संतों को बुलाया, बहुत से उन लोगों को बुलाया जो धर्म को, शास्त्रार्थ को समझते हैं, जिन्होंने किया है। इनफैक्ट उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने इसके माने अलग बताए हैं। उन्होंने, और मैं इसमें कोई ज्ञाता नहीं हूं तो मैं आपको उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी, लेकिन एक धार्मिक ग्रंथ की चौपाई को लेकर इस तरीके से राजनीति करना, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना, क्या आप जैसे समझदार नेता को शोभा देता है? रूबिया लियाकत जी, पहले तो आप स्पष्ट जान लीजिए कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है, वो धार्मिक पुस्तक नहीं है। एक चीज, तुलसीदास जी ने बालकांड के 7वीं चौपाई में स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातनोति। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपनी खुशी के लिए इस रघुनाथ गाथा को सुंदर सुमधुर अक्षरों में, भाषा में लिपिबद्ध कर रहा हूं। तो जो अपने खुशी के लिए लिखी गई हो वो धार्मिक पुस्तक कैसे है? वो आप मान वो सकते हैं महाकाव्य ना? है। करोड़ों लोग उसका पाठ करते हैं, करोड़ों लोग उसे अपने दिल में रखते हैं। आप जब उनके घरों में जाएंगे तो पूजा घरों में उसको स्थान दिया जाता है। आप भले ही माने कि एक शख्स नाम जिसका तुलसी, उसने लिख दिया अपने काव्य को, लेकिन आप दूसरों की भावना को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मैं लोगों की भावना का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन 97% इस देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े, क्या इनकी भावनाएं नहीं है? क्या इनको आप नीच कहेंगी, अधम कहेंगी, अपमानित करने की बात फिर करेंगी, आपको कह रही प्रताड़ित हूं, करने की बात करेंगी? रामचरितमानस अखंड रामायण उनके घरों में भी होता है स्वामी जी। रामचरितमानस का बहाना लेकर के अखंड इस रामायण देश के महिलाओं को, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने की छूट नहीं दी जा सकती है। ठीक है सर, मुझे पता था आप ये बात बोलेंगे। मुझे पता है कि महिलाओं को लेकर आपके दिल में, आपके प्रति बहुत सारी ईमानदारी है, सम्मान है। मैं आपके सामने ये 2 प्रतियां रख रही हूं, दोनों धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इनको बस पढ़ लीजिए। मैं धार्मिक किताब का नाम नहीं लूंगी, पर ये सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए इस धार्मिक किताब के वर्ष में ऐसी बातें लिखी गई है जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए, आप इसे बस पढ़ लीजिए। मुझे 2 धार्मिक किताबें, 2 धार्मिक किताबें। आप कृपया बैठ जाएं। नहीं, आप, मैं सिर्फ आपसे ये प्रार्थना कर रही हूं, आपने रामचरितमानस में खोज निकाला महिलाओं के, भटकाने की कोशिश आप मत करें। आप महिलाओं के सम्मान को मानते हैं कि नहीं? भटकाने की कोशिश न करें। आप महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? हम लड़ते हैं और इसीलिए लड़ रहे हैं। तो सिर्फ रामचरितमानस में क्यों लड़ेंगे? महिला का सम्मान दूसरी धार्मिक किताब को लेकर अभी क्यों नहीं आपने होगा? ही कहा कि करोड़ों लोग पढ़ते हैं, यानी जितना ज्यादा इसको पढ़ने वाले लोग हैं, अन्य किसी पुस्तक को नहीं पढ़ते। मैं आपके सामने 2 प्रतियां रखी सामाजिक, धार्मिक, सरोकार के मेरा मौकों पर चैलेंज है स्वामी प्रसाद नहीं मौर्य होना साहब, पड़ता है। आप इन दोनों प्रतियों को पढ़ लीजिए। 2 अलग अलग धार्मिक किताबें हैं महिलाओं के लिए। इसमें क्या टिप्पणी की है, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को कह रहे हैं, सिर्फ पढ़ दीजिए। देश के सामने बस पढ़ दीजिए और कुछ मत कीजिए। हम आपकी केवल किताब पढ़ेंगे, हम आपकी लिखी लाइनों को नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ये किताब है, उसमें मैं पूरा लिख कर लाई हूँ। नहीं, कौन सी धार्मिक किताब है? ये मेरी किताब नहीं है। आप जब पुस्तक देंगी तब हम पढ़ेंगे। ये मेरी किताब नहीं है, ये पन्ने मैं उन धार्मिक किताबों के आपकी सुविधा के लिए लेकर आई हूं। आप विषय को विषयांतर करना चाहती हैं, रामचरितमानस होने वाला नहीं सर, आप ये कहकर बच रहे हैं। मैं कह रही हूं रामचरितमानस की चौपाई को लेकर अगर एक शख्स इतने प्रखर और मुखर तरीके से अपनी बात रख सकता है, तो किसी और धार्मिक किताब में महिला के अपमान की बात कहने से क्यों बच रहे हैं? अभी रूबिया जी, आप तो बहुत प्रभावशाली है ना। आप रूबिया जी भाजपा के एजेंट के रूप में न बोले, आप भाजपा के एजेंट हो गई अब मैं। आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे।
है। आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो 2 प्रतियां लेकर आई हूं, इसमें भाजपा का एजेंट कैसे हो गया? रामचरितमानस का भाजपा एजेंट कैसे हो गया? माननीय मुख्यमंत्री मैं महिला के एजेंट पर आपसे बात करने के लिए आई हूं। डिप्टी सीएम को बढ़ाना चाहिए रूबिका था। लियाकत इस ये वक्त प्रतिनिधि महिला भाजपा के नेताओं को एजेंट बढ़ाना के चाहिए तौर था। पर आपसे सवाल पूछ रही है कि रामचरितमानस में अगर महिला के अपमान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य उन प्रतियों को लेकर देश के सामने आ सकते हैं, तो किसी और धार्मिक किताब में उस वर्ष को या उस खंड को लेकर क्यों नहीं आप महिलाओं की लड़ाई रूबिका करते जी हैं? सुनिए, क्या वजह है? आप टेप रिकॉर्डर की तरह लगातार बोलती रहेंगी या मुझे भी सुनेंगी? नहीं, मैं तो सुनूंगी, पर आप जवाब तो दीजिए। आप सुनिए, अगर आप सुनती मुझे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप सुन लीजिए। आप मुझे जवाब दे दीजिए बस। मैं सुन लीजिए, मैं जवाब देने आया हूं। मैं मनुस्मृति भी पढ़ा हूं, 1 बार नहीं 10 बार पढ़ा हूं। वाल्मीकि रामायण भी पढ़ा हूं, पराशर स्मृति, नारद स्मृति भी पढ़ा हूं, बहुत सी पुस्तकें पढ़ा हूं। अभी मैंने एक पर्टिकुलर विषय उठाया हूं, और वो भी रामचरितमानस का। इसलिए उसके दाएं बाएं न देखना चाहता हूं और न जाना चाहता हूं। नहीं, क्यों? महिलाओं का सम्मान सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होगा, बाकी जगह नहीं। जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है, अभी मैंने उसको उठाया है। अभी मनुस्मृति का अध्ययन और मनुस्मृति का पाठ रोज घर में नहीं होता। वाल्मीकि रामायण का पाठ और अध्ययन रोज घर में नहीं होता। आज तुलसीदास की रामायण के सुंदरकांड का पाठ रोज होता है, घर घर में होता है। अच्छा, वो चौपाई पर इस आपत्तिजनक टिप्पणियों के चौपाई पढ़िए जिसको लेकर आपको आपत्ति है, अपमानित होना पड़ता है। तो वो चौपाई पढ़िए जिससे लेकर आपको आपत्ति है। हम चौपाई आपसे बाद में लेंगे, अभी आपको मैं यहाँ उत्तर देने केवल आया हूं। नहीं, तो उत्तर तो चौपाई से ही ना। आप चाहते हैं मैं ना कि न्याय आपका छात्र मिले। नहीं हूँ, आपके पढ़ाने से पढ़ने वाला नहीं हूँ। नहीं, आप मेरे छात्र बनिए भी मत। मेरे छात्र ऐसे नहीं होंगे कि वो किसी धर्म का जो है इस तरीके से अनादर करेंगे, असम्मान करेंगे। मैं आपका पूरा सम्मान करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य साहब। परिभाषा ही नहीं जानती हैं। धर्म का मकसद मानवता का सम्मान होता है, मानव का सम्मान होता है, मानवता का सशक्तिकरण होता है। सरकार भी महिला सशक्तिकरण की अभियान चला रही है। हमारे देश में नवरात्र का एक सीजन आता है जिसमें नारी शक्ति की देवियों के रूप में पूजा होती है। ऐसी हालात में अगर महिला को कोई प्रताड़ित करने की बात करता है, मारने पीटने की बात करता है, नीच से भी नीच होने की बात करता है, तो शर्म भर ऐसे धर्म के ठेकेदार जो आद धर्म की आड़ में महिलाओं को अपमानित करते हैं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नीच धर्म कहते हैं, हम समझते हैं ये सड़ी गली मानसिकता है। मैं इसका विरोध करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। कीजिए सर, विरोध कीजिए आप। मैं तो आपको वेलकम कर रही हूं कि आप विरोध कीजिए, इसीलिए तो 2 प्रतियां लेकर आई हूं। इसका वेलकम करने से क्यों खौफ खा रहे हैं? मैं उसको भी ले लूंगा। डर क्यों रहे हैं? उसको भी मौके पर उठाऊंगा। अच्छा मुझे बताइए, हिंदुस्तान क्या सिर्फ हिंदुओं का देश है? मुसलमानों का भी देश है, ईसाइयों का भी देश है, बौद्धों का भी देश है, जैनों का भी देश, सिखों का भी देश। बहुत बढ़िया। तो फिर उनकी किताबों में अगर महिलाओं को लेकर ऐसा कोई विवादित वर्ष है तो उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य सड़कों पर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? आप जो हमें देंगी इस तरह के, हम उस मैटर को उठाएंगे। तो वो दिया ना मैटर, मैं आपके सामने रखे हुए मैं जिस विषय में बात करने आया हूं, ऐसा क्यों? केवल उसी विषय में बात करूंगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्या ये राजनीति से जुड़ा हुआ है? यह प्रायोजित कागज पकड़ा करके आप ये प्रायोजित विषय नहीं को है, भटकाने की कोशिश कर रही हैं। ये धार्मिक किताबों के पन्ने हैं जिनको मैं अभी निकाल कर लाई हूं। ये धार्मिक किताबों के पन्ने हैं। यह विषय से भटकाने का आपका एक रणनीति है। अच्छा ये बताइए, मैं उस रणनीति के पछले में नहीं आना चाहता। स्वामी जी मुझे एक बात बताइए, महिलाओं का सम्मान क्या सिर्फ एक ही धार्मिक किताब में होना चाहिए, बाकियों में होना चाहिए कि नहीं? क्या बोलते हैं? पहले आप सुन लें, सभी धर्मों का मकसद है मानवता का सशक्तिकरण और मानव सम्मान। मानव अपमान धर्म का हिस्सा नहीं है। गाली देना, नीच कहना, अधम कहना यह धर्म नहीं है। किसी को अपमानित करने और प्रताड़ित करने की बात करना यह भी धर्म नहीं है। धर्म होता तो तुलसीदास की और चौपाइयों दोहों का मैं स्वागत करता हूं। ये बात मैंने आपकी मान ली। कुछ ही चौपाइयों क्यों लिए हैं? आप उसे दोहरा रहे हैं कि जिन अंशों से आप उसे दोहरा रहे हैं, किसी का अपमान नहीं होता, उन अंशों का मैं स्वागत करता हूं, तुलसीदास की रामायण का भी। लेकिन हमने तो मात्र कुछ चौपाइयों को लिया, मात्र इसलिए हमने पूरी रामायण को नहीं लिया। विरोधी आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये सोची समझी रणनीति के तहत आप ये काम कर रहे हैं। मंडल कमंडल की राजनीति को दोबारा जगाने की कोशिश में आपने ये काम किया है। इसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए, अगर सामाजिक और धार्मिक सरोकार के मौके पर रोज प्रतिदिन देश की महिलाओं को प्रताड़ित किया जाना, नीच से भी नीच कहा जाना,
पूरे शूद्र वर्ग को अपमानित करने, प्रताड़ित करने की बात करना, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको नीच और अधम कहना, इत्तेफाक से मैं जिसको भी इंगित कर रहा हूं, ये सब हिंदू धर्मावलंबी ही हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे आदिवासी हों, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों, सभी हिंदू हैं। और जितनी महिलाएं हैं वो हिंदू समाज की ही हैं, जिसके लिए माननीय तुलसीदास जी ने लिखा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं समझ क्या धर्म का मकसद गाली देना है? क्या धर्म का मकसद किसी को प्रताड़ित अपमानित करना है? क्या धर्म का मकसद नीच अधम कहना है? अगर नहीं है तो धर्म कैसे है? अब मेरी बात सुनिए आप, आज तारीख क्या है सर? 15 फरवरी 2023। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, आप लगातार बीजेपी के साथ रहे, बकायदा बड़े बड़े पद आपने संभाले। ये चौपाई उस वक्त पढ़ते वक्त आपके जहन में ये सारी चीजें क्यों नहीं आई? ये चौपाई तब आपने मोदी जी को पढ़ के सुनाई थी? रूबिया जी, आपने 5 साल पहले क्यों नहीं कॉन्क्लेव में ये सवाल पूछा था? मैं पहले भी बैठा था। होता यह है, आप मेरे साथ कभी नहीं बैठे प्रभु। 5 साल पहले आपने ये मुद्दा नहीं उठाया था। आपके साथ नहीं बैठा, एबीपी न्यूज में बैठ चुका हूं। और सही बात तो यह है, नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप भटकिए मत। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं, इतने सालों में आपने चौपाई पर अपनी बात क्यों नहीं रखी जब आप बीजेपी में थे? जब कभी कोई संदर्भ आता है तभी बात की शुरुआत होती है। एक ऐसा संदर्भ आया जिसमें मीडिया के साथियों ने इस पर सवाल किया, मैंने उत्तर दिया, और उसी के बाद ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। प्रसंगवश मैंने रखा। रही बात, इसको सैकड़ों जनसभाओं में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में मैं पहले भी उठा चुका हूं। यह बात दीगर है कि यह बहस और चर्चा का विषय पहली बार बना। तो मीडिया के लोगों ने आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, लेकिन ये मुद्दे हमारे शुरू से उठते रहे, नहीं तो, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। तो आप जब सरकार में थे तब ये चौपाई हटाने की आपको क्यों नहीं सूझी? तब आपने योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं कहा? इसलिए कि उसमें आप सलाह देने वाली नहीं थी। अगर सलाह देती तो मैं उसमें भी उठा सकता था। ये अभी दे रही हूँ ना सलाह, ये रही, ये पन्ने आप ले लीजिए ना। आप सलाह देती, अरे अभी दे रही हूँ ना, अभी सलाह दे रही हूँ। आप दे रही तो इसको मैं आगे देखूंगा। लेकर जाएंगे ना आप ही ने कहा कि आप लाइव हैं इस वक्त, तो मैं भटकना नहीं चाहता। अभी आपने कहा ये मुद्दा मैं उठाऊंगा, मैं ले लूंगा, इसको पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा। तो आप इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे? स्वाभाविक रूप से मैं इसका पहले अध्ययन करूंगा। हाँ, अध्ययन करने के बाद आप ये वादा करते हैं देश की जनता से कि महिलाओं के सम्मान के बाद आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे जैसे रामचरितमानस में? चिंता मत करिए, अध्ययन करने के बाद इस पर भी चलिए, आपने वादा किया, अब इस वादे को मैं लेती भी हूँ, कबूल भी करती हूँ। लेकिन अभी अभी योगी आदित्यनाथ इस मंच पर आए थे, उन्होंने कहा कि आपसे विकास देखा नहीं जा रहा है और इसीलिए ये मुद्दा आप लेकर आए हैं। आप विकास के मुद्दे से भटकने की रणनीति के तहत ये काम कर रहे हैं। अब रूबिया जी, आज करोड़ों नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी ग्राफ बढ़ा है। महंगाई से किसान और गरीब मजदूर सबकी कमर टूट गई है। जीएसटी लघु एवं मध्यम व्यापारियों को शोषण का माध्यम बन गई है। आज विकास काम ठप हैं और साथ ही साथ ये पहली सरकार है, यह पहली सरकार है आजादी के बाद जो सरकारी विभाग, सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में कौड़ियों के भाव बेच रही है। पहले ट्रेड यूनियन लीडर्स और यहां तक कि कभी कभी छात्र संघ के नेता कार्यकर्ता भी इस बात का नारा लगाते थे और आवाज उठाते थे कि निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। यह पहली सरकार है जो राष्ट्रीयकृत क्षेत्रों का निजीकरण कर रही है। आप कह रही हैं कि विकास हो रहा है। अरे सरकारी विभाग जब निजी हाथों में चले जाएंगे तो बेरोजगार नौजवानों को आज नहीं, कभी नहीं सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी से हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे। या यही विकास है? इस तरह से ग्लोबल समिट पहली बार नहीं हो रहा है। मैं भी सरकार में था, 3-4 बार वहां फिर ग्लोबल समिट हुए थे। ग्लोबल समिट दोबारा हो रहा है, 3 बार इन्वेस्टमेंट समिट हुए थे। आज जब तक उद्योग जमीन पर नहीं दिखाई पड़ता, उन उद्योगों से नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, तब तक विकास बेमानी है। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब वो ये कह रहे हैं कि जब इन्वेस्टर समिट हुआ करते थे तब यहाँ लखनऊ में होने की बजाय उसे दिल्ली और मुंबई में किया जाता था। यही होता था, इन्वेस्टर समिट भी यही होता था। और 3 इन्वेस्टर समिट में तो स्वयं रहा हूं मैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकती।
नहीं, वो एक आप लखनऊ आगरा की बात कर रहे होंगे। नहीं नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर वो रहा हूं। आप कब कब रहे हैं? 3 बार लगातार रहा हूं। वो कौन सी पार्टी में? क्योंकि आपने तो पार्टियां बदली है ना वो प्रभु। भारतीय जनता पार्टी में ही रहा हूं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर समिट हुआ, हाँ। जमीन पर उद्योग नहीं दिखाई पड़ा। आज उसका मैं सीधा गवाह हूं। और दूसरी पार्टी में जब आप थे, मतलब समाजवादी पार्टी में, तब इन्वेस्टर समिट हुआ था? समिट हुए होंगे, उस समय मैं समाजवादी पार्टी में नहीं था, इसलिए मैंने उसको उस बारीकी से नहीं देखा। अच्छा, बीएसपी में जब थे तब इन्वेस्टर समिट हुआ था? उस समय तो समिट नहीं हुआ था, लेकिन विकास की बौछार लगी थी। लेकिन ये जब बीजेपी में आप थे तब यही हुआ था ना? इससे पहले आपको याद नहीं है इन्वेस्टर समिट कहां हुए थे, कैसे हुए थे? नहीं, आप जिस आगरा की बात कर रही हैं, आप इस लखनऊ में जो भी विकास कार्य दिखाई पड़ रहा है, स्टेडियम हो, लुलु मॉल हो, उसके बाद में एक भव्य गोमती मॉडर्नाइज मार्केट हो, यहां पर बहुमंजिली इमारतों की कतार खड़ी हो, यह सब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। भाजपा ने केवल पत्थर लगाए हैं, उद्घाटन किए हैं। बनकर के पहले तैयार हुआ समाजवादी पार्टी के दौर में या पहले बीएसपी के दौर में। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का एक शगल बन गया है, नाम बदलो, झूठी वाहवाही लूटो, नेम प्लेट लगाओ, उद्घाटन और शिलान्यास का वाहवाही लूटो। इस तरीके से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने से बात नहीं बनती है। जब तक उद्योग जमीन पर न दिखाई पड़े, उन उद्योगों में नौजवानों को रोजगार मिलता न दिखाई पड़े, आज वो विकास कार्य के गवाह उत्तर प्रदेश के लोग न बने, तब तक केवल ग्लोबल समिट, इन्वेस्टर समिट करने का कोई मतलब नहीं होता है। यह केवल दिखावा है, छलावा है, जनता की आंख में धूल झोंकने के सिवा कुछ नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, विपक्ष जो है और इस केस में आपके जो विपक्षी विरोधी हैं, वो आप पर यह आरोप लगाते हैं, तो एक बिहार में थे पासवान साहब जो मौसम वैज्ञानिक थे, एक यहाँ उत्तर प्रदेश के मौसम वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक, जिनको पहले से पता लग जाता है कि कौन सी सरकार आने वाली है, और वो फौरन उनके साथ जाकर दिल भी मिला लेते हैं, हाथ भी मिला लेते हैं। हालांकि पिछली बार थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। मेरी 40 साल की राजनीति में लगभग 25 साल विपक्ष में बीते हैं, 30 साल। 40 साल की राजनीति में लगभग 25-28 साल विपक्ष में बीते हैं। सत्ता की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हुई है। यह इत्तेफाक है कि भूले बिसरे बीजेपी में भी चला गया था मैं। ये भूले बिसरे कैसे हुआ था? और नहीं, पहले बताइए, आज जब समाजवादी पार्टी में हूं, कैसे हुआ? नहीं, आप पहले जो उत्तर पूछिए, पहले उसका उत्तर तो दीजिए। हाँ। आज जब मैं समाजवादी पार्टी में हूं, तो जब समाजवादी पार्टी में गया तब भी विपक्ष में थे, आज भी विपक्ष में हैं। इसलिए मलाई खाने वाले लोग कुछ और हैं, विचारों की राजनीति करने वाले कुछ और हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी खड़े हैं। स्वामी जी, ऐसे तो दिल पर हाथ रखिए। आप अचानक बीजेपी का दामन छोड़कर इसलिए समाजवादी पार्टी के पास चले गए थे क्योंकि आपको लगा था अखिलेश जी का सोशल इंजीनियरिंग काम आ जाएगी, वो सत्ता में आ जाएंगे? आपने शायद देखा नहीं कि मैं किस मुद्दे पर छोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की कसम खाई है, संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलता है। जब से भाजपा सरकार आई है, सारा का सारा आरक्षण अजगर की तरह निकल गई है। आज सारे हक दलितों, पिछड़ों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसलिए इन बिंदुओं पर मैंने भाजपा छोड़ा था। और रही बात, अच्छा, भाजपा आज भी 340 आईएएस लिटरल एंट्री के नाम पर बनाए गए, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स नहीं, एक भी बैकवर्ड कास्ट का नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल दिखावा है, छलावा है, लोगों को धोखा देने का मानक है। और सुनिए ना सर, नहीं, बिंदु पे बात करते ना सर, वो तो तकरीरें हो जाएंगी। आप सुन लीजिए, पहले मेरे सवाल तो सुन लीजिए ना। पहले आपने उत्तर पूछा, अरे आपने कहा, आप उत्तर पूछा, सुन लीजिए। सुनिए ना सर, ऐसे नहीं, आप उत्तर पूछा, मैंने सवाल पूछा, उत्तर थोड़ी पूछ रही हूँ सर, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। अगर सवाल किया तो उत्तर अच्छा 10 सेकंड नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं तो दे रही हूँ आपको। सवाल उछाला तो आपको उत्तर सुनना पड़ेगा। नहीं, सुन रही हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर हाँ, राम मंदिर बनाने के लिए न्यास बनी। न्यास सरकारी है, न्यास के मेंबरों को सारी भारत सरकार से सुविधा मिलती है। इस न्यास में
एक भी शेड्यूल ट्राइब्स नहीं, एक भी बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति नहीं। क्यों? क्या बैकवर्ड हिंदू नहीं है? क्या शेड्यूल ट्राइब्स हिंदू नहीं है? क्या एक वर्ग विशेष के लोग हिंदू हैं? इसलिए हिंदू के नाम पर केवल आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को चुनाव के लिए कहा जाता है हिंदू हिंदू हिंदू, और जब हिंदू के नाम पर सरकार बना लेते हैं तो इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने का दुस्साहस करती है यह भाजपा सरकार। अच्छा। ये दुश्मन है। हाँ। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, उनके मान सम्मान को खोती है, संविधान के अधिकार को छीनती है, मौर्य और साहब। संवैधानिक पदों मौर्य साहब, याद दिला दूं आपको कि शिखर सम्मेलन है, वो सामने आपके समर्थक बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन ये रैली नहीं है। मैं सिर्फ याद दिला रही हूं आपको। मैं कह रही हूं, आपने कहा कि बीजेपी जो है वो पिछड़ों के साथ नहीं है, वो महिलाओं के साथ नहीं है, वो विकास के साथ नहीं है। आपकी बेटी क्या बीजेपी में अभी भी है? अब ये सवाल तो आपको बेटी से पूछना चाहिए। क्यों सर, आपकी बेटी है ना वो? इस समय वो बीजेपी की सांसद, सवाल उससे पूछना चाहिए आपको। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि मेरे पिता, मैं इस समय अगर समाजवादी किसी पार्टी की में हूं, मुखालिफत समाजवादी करेंगे, पार्टी की बात करिए। नहीं, मैं करूंगी, लेकिन है तो आपकी बेटी ही ना, वो भी पिछड़े वर्ग से ही ताल्लुक रखती है ना। तो अगर बीजेपी इनके लिए नहीं है और आपसे इतनी दुश्मनी है, आपकी बीजेपी से दुश्मनी है, तो पहला जो निशाना है वो तो एक दलित बिटिया होनी चाहिए, एक पिछड़े वर्ग की बिटिया होनी चाहिए जो उनके टिकट से सांसद बनकर आई है। आप सबसे पहले ये अपनी तो मैं बेटी, भाजपा में जब गया था स्वामी प्रसाद तो वो मौर्य टिकट साहब, मैंने ही दिलवाया था। हाँ, और एक चीज, दूसरी चीज, तो वो आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर रहे वो हैं? हारने वाली सीट हमको दी गई थी, मैं जीता हूं अपने बलबूते पर। रही बात, आप इसमें मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से यहां पर बैठा हूं, इसलिए आप समाजवादी पार्टी के विषय में बात करेंगे, मैं उत्तर दूंगा। अभी तो आपने कहा टिकट मैंने दिलवाया है। भाजपा के विषय में अगर भाजपा की तारीफ करने के लिए बैठेंगी तो मैं उसका प्रत्युत्तर भी दूंगा। किसकी तारीफ करने? मैं तो आपकी बेटी की तारीफ कर रही हूं, मैंने तो भाजपा की तारीफ ही नहीं की है। नहीं, इसमें बेटी इस कॉन्क्लेव में नहीं है। क्या नहीं है? इस कॉन्क्लेव में एबीपी न्यूज का जो शिखर सम्मेलन है, हाँ, वो इसमें हिस्सेदार नहीं है। नहीं, पर वो बीजेपी में है ना। नहीं, आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? ये सवाल बीजेपी वालों से पूछिए। आप अपनी बिटिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी वालों से आप पूछिए। जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? मैं तो कन्विंस आपको भी कर लूंगा, अगर मौका खतरनाक मिलेगा है। तो। मैं तो आपको भी कन्विंस करके लाके समाजवादी पार्टी में खड़ा कर दूंगा। नहीं, अगर आप कीजिए ना, मैं तो देंगी- चाह रही हूँ आप कन्विंस नहीं, करें। मैं कह रही हूँ आप अपनी बिटिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, यूपी की जनता को कैसे कन्विंस करेंगे कि बीजेपी खतरनाक है देश के लिए? आप जब मेरे सामने लक्ष्य हाँ। पूरे देश के दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, मजलूम हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़े हैं, अपमानित होने वाली देश की महिलाएं हैं, तो जब पूरा देश का लक्ष्य हमारे सामने है तो एक व्यक्ति विशेष के पीछे हम चिंता नहीं करते हैं। नहीं, तो व्यक्ति विशेष तो आपका चेहरा है ना सर, उसको लेकर चलेंगे ना भाई। वो भी महिला है, वो भी पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखती है, और उसे जब जैसे जो सांसद है, जैसे ही वो आएगी, पहले आप सुन लें, आपका मिशन और मजबूत हो जाएगा। जो सांसद है वो खुद इतना विवेक रखता है हमें कब, कहां, कैसे निर्णय लेना है। सर, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने साथ साथ उनका करियर भी खराब कर रहे हैं? रूबिया लियाकत जी, आपका करियर आपको मुबारक। नहीं, मेरे करियर की बात नहीं हो रही। रही बात स्वामी प्रसाद, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रही हूं। अपने करियर की चिंता नहीं करते, देश के तमाम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों के करियर की चिंता करते हैं, और इसीलिए अगर अपने करियर की बात करते तो मंत्री पद में नहीं छोड़ता। मैंने इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की चिंता किया, उनके साथ हकमारी हो रही थी, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, संविधान प्रदत्त आरक्षण का कत्लेआम किया जा रहा था, इसलिए मैंने उनके लिए अपना करियर दांव पर लगाया। मैं अपने करियर की चिंता नहीं करता, बल्कि जिस वर्ग के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं हमेशा उनकी चिंता हमारी प्राथमिकता होती है। सर, मैं करियर से ही, वो आपका बायोडेटा मेरे पास है, 85 में लोकदल, 96 में बीएसपी, फिर 2007 में बीएसपी की टिकट से चुनाव हारे, 2007 में दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाया गया, फिर 2007 में विधान परिषद के सदस्य बने, जनवरी 2008 में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष बने,
2009 में कुशीनगर लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव हार गए। फिर उसके बाद 2009 में उपचुनाव सीट से विधायक बन गए। चौथी बार बीएसपी के टिकट से विधानसभा सीट में विधायक बने 2012 में। फिर 2016 में आपने इस्तीफा दे दिया बीएसपी से। फिर उसके बाद आप बीजेपी में शामिल हो गए। 2016 से 2022 तक रहे। फिर अचानक आपने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। फिर 2022 में समाजवादी पार्टी में जुड़ गए। अब बचा है क्या कुछ सर? क्या ये किसके विकास के लिए? आप सलाह दे रही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आरक्षण का गला घोटा जाता रहे और मैं मंत्री बनकर के मौज करता रहूं? आप यही चाहती हैं? पूरे देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास का आरक्षण भाजपा निगल रही थी और मैं वहां बैठ करके मंत्री बन करके इनका गुणगान करता रहता। तो आप ये कह रहे हैं रूप से कि आप जब कभी धोखा सामने दिखाई पड़ा तो मैं उस धोखे को चुनौती के रूप में स्वीकार करके उसको जमींदोज करने के लिए निकल पड़ा। और रही बात, ये लोकतंत्र है, सरकार बनती भी है, बिगड़ती भी है। किसी को सरकार में रहने का बहुत घमंड नहीं पालना चाहिए। बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हुए हैं। नहीं सर, पर आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं। आपको ये समझने में 4-4, 5-5 साल क्यों लग जाते हैं? भाई जब घटना सामने घटेगी, जब घटना सामने घटेगी। नहीं सर, वो ऐसा होता है कि आप सत्ता में होते हैं, 5-5 साल बाद अचानक आपको याद आता है कि दलितों के लिए काम नहीं हो रहा, भैया मैं तो जा रहा हूँ। रूबिया लियाकत जी, ऐसा क्यों? जिस समय आरक्षण का गला घोटने का वाकया मेरे सामने आया, विरोध तो मैं उसी समय करूंगा ना, पहले तो नहीं करूंगा। अच्छा, दिल पर हाथ रखकर बताइए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया ना बीजेपी छोड़ना? रूबिया लियाकत जी, आप एंकर हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल की एंकर हैं। हाँ। लेकिन सवाल ऐसा करें जैसे कि भाजपा ने आपको प्रायोजित करके यहां बैठाया है। सर ऐसा ही होता है, इसकी मुझे आदत हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब सुनिए, वो हम जान रहे थे, लियाकत जी हमारे आदत हो गई है। लियाकत जी हमारे साथ अगर एंकर के रूप में आएंगी, कोई बड़ा सवाल तो पूछा जाएगा, आप जवाब करेंगी, ये मैं पहले जान रहा था। सर ये नहीं, मैं तो बीएसपी के वकील के रूप में भी आपके सामने बैठी हूं। नहीं, वो आप ऐसा कर नहीं सकते। मैं जो है यहाँ पर बीएसपी को छोड़ा, उसके लिए भी आपसे सवाल पूछ रही हूँ। भाजपा आपको कुछ देने वाली नहीं है, उसके लिए भी पूछ रही हूँ। भाजपा के लिए मक्खन लगाएं, बीजेपी के लिए भी जो है, भाजपा के लिए कितना भी मक्खन लगाएं, भाजपा से कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे तो जनता दे रही है, मुझे किसी और पार्टी से लेने की जरूरत नहीं। और आपसे जो मुझे लेना है वो है सवालों के जवाब। आपको अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, अगर जनता दे रही तो जनता का ही नेता मैं हूँ, और मेरी ताकत, मेरी पहचान जो कुछ भी है वो जनता ही है, और जनता के बलबूते पर ही आज मैं उत्तर प्रदेश नहीं देश का एक बड़ा चेहरा बन के आया हूं। तो इन्हीं जनता की कमाल बदौलत आया हूं। नहीं सर, इसमें बहुत सारे आपके समर्थक है, एक बार फिर तालियां बजा दीजिए ताकि पता लग जाए। नहीं, वो मौके बजा देंगे। आपकी तरह वो मैं आपसे आपकी तरह रटे रटाए तोते नहीं बैठे हैं। वो समझदार बैठे हैं, कब ताली बजाना है, कब नहीं बजाना है। मैं आप ये देखिए ये जो तालियां बजी है, ये आपके इशारे पर तालियां बजी, इतना मुझे समझ में आ रहा है। वो लेकिन रटे रटाए तोते की बात नहीं है सर। यहाँ ताली बजवाने के लिए इस तोते के मुंह में मिर्च है और आपको वो पसंद नहीं आ रही है। दिक्कत इस बात की हो रही है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बीजेपी को आपने छोड़ा तो कोई वजह होगी ना। 5 साल उनके साथ इतना वक्त बिताने के बाद अगर आप छोड़कर जा रहे हैं तो जनता को बताएंगे ना कि क्यों छोड़ रूबिया लियाकत जी, आप समझना ही नहीं चाहती। मैं तो बता रहा हूं कि आरक्षण का कत्लेआम होने लगा, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाने लगी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अब आप किसी कीमत पर बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। तभी मैंने छोड़ा। आप समझी नहीं रही है। मैं समझ गई। अब आप अगर समझ गई तो बार-बार मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे ना, कभी नहीं जाएंगे ना। किसके साथ? इस मंच पर ये शपथ लेते हैं आप? किसके साथ? इस पार्टी का कभी मुंह नहीं देखेंगे। किस पार्टी का? बीजेपी का। अरे बीजेपी को, जिसको मैंने एक बार लात मारा, दोबारा पलट के कभी नहीं गया। आप सुन लीजिए। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप नहीं जाने वाले हैं, बात क्लियर हो गई। ये रामचरितमानस के मसले पर आपकी अखिलेश यादव से बातचीत हुई है? बयान देते वक्त मैंने शुरू में कहा था ये मेरा निजी बयान है। जब मैंने बयान दिया था उसी समय मैंने कहा था, वो पार्टी का बयान नहीं था। इसलिए इस विषय पर मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं किया, क्योंकि प्रसंग आया, मैंने बात कह दिया। और बात कहने के 7वें 8वें दिन मेरी बात हुई। अखिलेश यादव जी ने कहा कि अच्छी बात है कि आपने इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के सम्मान की बात को मजबूती से उठाया है। तो स्वाभाविक रूप से
उनकी सहमति भी इस वाक्य से मिल गई। और यही नहीं, जिस दिन मेरी मुलाकात हुई, आप सुन लीजिए, आप छेड़ा तो सुनिए, जिस दिन बात हुई उसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक यज्ञ में गए थे। भाजपा युवा मोर्चा के कुछ पदाधिकारी वहां काला झंडा दिखाए और जब यज्ञ में बैठे तो वापस जाओ के नारा लगाए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से अपने आप निकल गया कि मैं शूद्र हूं, इसलिए मुझको यज्ञ में नहीं बैठे दिया जा रहा है। मैं शूद्र था, इसीलिए मेरे मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद उसको गंगाजल से धुलवाया गया था। उनके अंदर का दर्द और जाति अपमान की पीड़ा अपने आप निकल आई। और इसीलिए जब सबकी पीड़ा एक है तो पूछना न पूछना सब बराबर है। नहीं, तो आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। आपने कहा ये आपका निजी बयान है, फिर आपने कहा अखिलेश यादव ने उसका समर्थन किया 8 दिन बाद। तो अब ये 8 दिन बाद समर्थन कर दिया, 8 दिन बाद। तो अब ये पार्टी का बयान है। अब जब उन्होंने खुद कह दिया कि मैं शूद्र हूं, इसलिए मुझको भारतीय युवा मोर्चा के लोग हमको यज्ञ में नहीं बैठने दे रहे हैं, मैं शूद्र हूं, इसीलिए मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद भाजपा के लोगों ने उसको गंगाजल से धुलवाया था। और यही नहीं, जाति अपमान की पीड़ा बड़े बड़े नेताओं को झेलनी पड़ी है। अगर वो यहां के चातुर्वर्ण शूद्र में पैदा हुए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लागू होने के बाद 1956 में बौद्ध धर्म दीक्षा लेना पड़ा। क्यों? इसीलिए कि विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी जब भारत आते हैं तो जातीय उत्पीड़न का शिकार पग पग पर उनको होना पड़ता है। यही नहीं, बाबू जगजीवन राम जी अपने समय के चोटी के नेता थे, देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में वाराणसी में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण करने गए थे और जैसे वहां से हटे वहां के पंडों ने उसको गंगा से धोया। क्यों? इसलिए कि बाबू जगजीवन राम जी दलित समाज में पैदा हुए थे। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, ये तो आप इतिहास की बात कर रहे हैं। इस वक्त देश की राष्ट्रपति कौन है, नाम बताएंगे? और कौन किस जाति से ताल्लुक रखती हैं वो? अभी द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की महामहिम राष्ट्रपति जी हैं और इसके पहले रामनाथ कोविंद जी थे। माननीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति होते हुए राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने गए थे। वहां के पंडों ने राष्ट्रपति होते हुए भी रामनाथ कोविंद जी को अंदर नहीं जाने दिया और बिना दर्शन करके वापस आए। ये राष्ट्रपति का अपमान नहीं था, ये रामनाथ कोविंद एक दलित समाज में पैदा हुए थे, वो अपमान था। आप फिर इतिहास में गए सर। जाके पैर न फटी बेवाई ऊ का जाने पीर पराई। अगर आप भी आदिवासी समाज में पैदा हुई होती, दलित समाज में पैदा हुई होती, पिछड़े समाज में पैदा हुई होती तो शायद इनके दर्द को बेहतर तरीके से आप समझती। नहीं, क्यों नहीं समझती सर? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं समझती हूँ? कि आपको जब मैं भी एक ऐसे परिवार से आई हूँ। एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस देश का आप मेरी बात सुनिए ना सर। अब मैं आपको सुन रही हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं भी जिस परिवार से आई हूँ वहां भी बहुत संघर्ष हुआ है। मैं भी एक महिला हूं और एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाली महिला हूं। मेरे माँ बाप ने भी बहुत संघर्ष किया है और उसके बाद मैं जहां पहुंच पाई हूं वहां पहुंच पाई हूं। आज भी आप सरीखे बहुत से लोग हैं जो मेरे सवालों पर अजीब अजीब टिप्पणियां करते हैं। मुझे न जाने किस किस तरीके की बातें सुननी पड़ती है। तो आप ये मत बोलिए कि पीड़ पराई और हमें नहीं समझ में आता है। आप जिस तरीके से आदिवासी झेल रहे हैं दिक्कतों को और झेल रहे हैं गालियों को और झेल रहे हैं अन्याय को, वो अन्याय महिला के तौर पर हम भी महसूस करते हैं। तो आप ये मत कहिए कि हमें पीड़ जो है वो किसी की पीड़ा समझ में नहीं आती है। रही बात आज की तारीख में देश में आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ या पिछड़ी जातियों के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो मैं वेलकम करूंगी, मेरे जैसे तमाम लोग वेलकम करेंगे कि आप उनकी लड़ाई लड़िए। लेकिन क्या आप किसी की आस्था को चोट पहुंचाकर इस लड़ाई को आगे ले जा पाएंगे? मेरा बहुत सिंपल सा प्रश्न आपसे। मैं बार बार आप आस्था 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 भावना भावना चिल्ला रही हैं। 97% लोगों की भावना बड़ी होती है या 3% की भावना बड़ी होती है? दोबारा कहिए, मैं सुन नहीं पाई। इस देश की आधी आबादी महिलाओं की, उसके अलावा आदिवासी, दलित और पिछड़े जिनकी आबादी कुल मिलाकर के 97% होती है। तो 97% की भावनाएं रोज आहत हों, नीच, अधम, प्रताड़ित और अपमानित किए जाते हों, क्या उनकी भावना नहीं है? 3% गाली देने वालों की भावना हो गई और गाली खाने वाले 97% लोगों की भावना नहीं है। भावना किस तराजू पर तोलेंगी? अगर तराजू पर तोलना है
तो 97% की भावनाएं रोज आहत होती हैं, उनकी भावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं। वो पर्चा वापस आपको याद दिला दूं, इनकी भी भावना आहत होती है, पर्चा ले लीजिए आप। 3% लोग, हाँ 3%, उसमें इसमें आधी आबादी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस आबादी का जिक्र यहाँ पर भी है। आप अपने पर्चे को हमें दे दीजिएगा, ये पर्चा मैं इसको लिए बगैर तो आपको जाने नहीं दूंगा, लेकिन जरूर बोलिएगा। आप जिस तरीके से 3% की भावना को भावना कहती हैं, 97% लोगों की भावना को भावना नहीं कहती हैं, सर मैं एक बात जानती हूं, अगर भावना तराजू पर तोला जाएगा तो 97% लोगों की भावना बड़ी भावना होती है। मैं एक बात जानती हूं, की भावना उसके आगे बहुत छोटी होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, मैं एक बात जानती हूं, अगर आपकी माता जी से आज की तारीख में रामचरितमानस का जिक्र करूंगी तो वो भी हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगी, मैं इतना जानती हूं। आपकी माता से जब मैं चर्चा करूंगी रामचरितमानस की, तो वो भी इसी मुस्कान के साथ प्रभु राम की अर्चना करते हुए, उनको याद करते हुए सर झुका लेंगी। इसीलिए वो आस्था मेरे लिए सर्वोपरि है, बात खत्म हो जाती है। फिर भी ऑल द बेस्ट टू यू। और ये बताते हुए कि अभी 2 दिन पहले द्रौपदी मुर्मू जो है काशी विश्वनाथ की पूजा उन्होंने की है। मोदी जी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि देश में अभी भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो उस लड़ाई में आपके साथ पूरा देश है, आपके समर्थक है और हम भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, हमसे बातचीत की। लेकिन उत्तर ये भी लीजिए, मोदी जी पिछड़े जरूर हैं। 340 आईएएस लिटिल एंटी वाले गिनती में 340 आईएएस में एक भी पिछड़ा नहीं है। तो ये पिछड़े का चेहरा लगा करके पिछड़ों के वोट लेने के लिए ये केवल धोखा है। और पिछड़ा अगर होते तो 340 आईएएस